हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दृष्टिकोण में। एक ऐसा चैनल जो जनरल स्टडीज़ को लेकर आपके दृष्टिकोण को बदल देगा। तो बच्चों, लास्ट वीडियोज़ में हमने इमरजेंसी प्रोविजंस के कुछ पार्ट पढ़े थे, जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजंस होते क्या हैं, ये कितने टाइप की होती हैं और इमरजेंसी प्रोविजन को प्रोक्लेमेशन को कैसे किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रोक्लेमेशन करने के बाद अगर हमें उसे रिवोक करना हो, उसका रिवोकेशन होगा तो वो कैसे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो बच्चों, फर्स्ट टॉपिक है प्रोक्लेमेशन, सॉरी रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। यहाँ पर शायद गलती से यहाँ पर एन लग गया है, यहाँ पर एन नहीं आएगा, रुकिए। दो सेकंड दीजिए मुझे, इसे रिमूव कर देते हैं यहाँ से। इसकी जगह पर आएगा रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, यानी कि अगर इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दिया गया है तो उसको रिवोक यानी कि उसको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। तो बच्चों देखो, जब भी जो है हमारी जो इमरजेंसी मान लेते हैं हमने लगा दी है, तो उसको रिमूव कैसे किया जाएगा। तो उसके दो प्रकार है, दो टाइप से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप है उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, एक तरीका तो ये है कि प्रेसिडेंट खुद ही जो है उसको रिवोक कर दे, यानी कि जो इमरजेंसी है उसको हटा दे। तो इमरजेंसी उसी टाइम हट जाएगी, उसको उसके लिए किसी और रेजोल्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्रेसिडेंट कैसे, मतलब प्रेसिडेंट को ये सलाह कौन देगा कि आपको रिवोक कर देनी चाहिए, तो वो कौन देगा, कैबिनेट देगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट या कैबिनेट जो है रिकमेंड नहीं करता है प्रेसिडेंट को कि वो आप रिवोक कर दो इमरजेंसी को, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर जो विपक्ष है या फिर कोई भी जो मेंबर है पार्लियामेंट का, यानी मेनली लोकसभा का, तो क्या करेगा, उसका दूसरा तरीका है कि रिजोल्यूशन को पास कराना होगा लोकसभा से। तो उसके लिए क्या होगा, रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय लोकसभा फॉर डिसअप्रूविंग इट। उसके बाद ये जो प्रोविज़न है कि आप अगर प्रेसिडेंट रिवोक नहीं कर रहे हैं तो पार्लियामेंट के थ्रू उसको रिवोक करा सकते हैं। किसके कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दिया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा ये दिया गया था। तो अब हम समझेंगे कि प्रोसेस क्या होती है रिमूव फॉर डिसअप्रूविंग कंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस। तो प्रोसेस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर सबसे पहली बात तो जो मतलब हमें रिजोल्यूशन है वो केवल हम लोकसभा के अंदर ही प्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम राज्यसभा के अंदर लेकर नहीं आ सकते। जबकि अगर हमें इमरजेंसी लगानी हो तो हम लोकसभा या राज्यसभा किसी के अंदर भी जो है हमारा रिजोल्यूशन है वो लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर लोकसभा जो है इस टाइम पर सेशन के अंदर है, तो जो टोटल लोकसभा के 1/10 मेंबर्स है वो एक रिटर्न नोटिस देंगे, किसको, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, कि आप एक स्पेशल सीटिंग बुलाएं कि हमें जिसके ऊपर मतलब किसके ऊपर चर्चा करनी है कि इमरजेंसी को डिसअप्रूव कर सकें। लेकिन अगर मान लेते हैं अगर उस टाइम पर जो है लोकसभा उस टाइम सेशन में नहीं है, तो जो रिटर्न रिकमेंडेशन है बाय 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा किसको जाएगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद इन 14 डेज एक स्पेशल सीटिंग अरेंज करेंगे लोकसभा की, जहाँ पर ये चर्चा की जाएगी कि जो इमरजेंसी है उसको डिसअप्रूव किया जाए या ना किया जाए। उसके बाद अगर ये मतलब जो रिजोल्यूशन जो लेकर आया गया लोकसभा में, इसको कैसे पास होगा, ये सिंपल मेजोरिटी से पास कराना होगा, यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हमें इमरजेंसी को लगाना है तो वहाँ पर हमें स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है अगर हमें इमरजेंसी को प्रोक्लेम करना है और अगर उसको रिवोक करना है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले, फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी द रिजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो रिजोल्यूशन है उसको हम लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड, इट मस्ट बी पास्ड बाय बोथ हाउसेज इन बाय स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास होनी चाहिए, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का 2/3 जो मेंबर्स है प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो उस टाइम वोट कर रहे हैं वो 2/3 से पास हो जानी चाहिए, तो उसको हम स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। लेकिन अगर हमें रिवोक करानी है इमरजेंसी को, तो सबसे पहले क्या होगा, उसमें क्या डिफरेंस है, ये सिर्फ लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस हो सकता है इसका रिजोल्यूशन, इसको हम राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। सेकंड, इसको इट मस्ट बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी ओनली, इसको हम कैसे पास करा सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस है प्रोक्लेमेशन के अंदर और रिवोकेशन के अंदर। उसके बाद हम इफेक्ट समझेंगे कि जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के ऊपर, लोकसभा की लाइफ के ऊपर, और राज्य और जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट में जो असेंबलीज है उनकी लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले
क्या इफेक्ट पड़ता है सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर, तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव रिलेशंस। तो क्या होता है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड टू डायरेक्टिंग एनी स्टेट रिगार्डिंग हाउ इट शुड एक्सरसाइज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कि सेंटर जो है उसके पास पावर चली जाती है कि वो स्टेट को एग्जीक्यूटिव मैटर्स के ऊपर डायरेक्शन दे सके कि आपको इन एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल कैसे करना है। सेकंड, दिस मीन्स स्टेट कम अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंटर, यानी कि स्टेट जो है डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाती है सेंटर के। अब हम समझेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशन, मतलब कि जो हमारी संसदीय पावर या फिर विधान पालिका की जो पावर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो विधान पालिका की पावर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पार्लियामेंट गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, पार्लियामेंट कैन मेक रेगुलेशन ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं, स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जो लॉज है वो बना सकती है। उसके अलावा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज सस्पेंडेड, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर्स का जो सेंटर और स्टेट के बीच में, वो भी क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है। सारी पावर्स किसके पास चली जाती है, सेंटर के पास चली जाती है। और द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस ऑन स्टेट लिस्ट इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं अगर जो उस टाइम पर पार्लियामेंट जो है सेशन के अंदर ना हो। और ये जो ऑर्डिनेंस है ये मतलब इनको एज ए लॉ ही देखा जाएगा, जो मतलब ये स्टेट मैटर्स के ऊपर भी ऑर्डिनेंस को हम प्रेसिडेंट जो है वो इशू कर सकते हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल रिलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, द प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को जो किससे रिलेटेड हो, रिवेन्यू से रिलेटेड हो सेंटर और स्टेट के बीच में। मतलब कि सिंपल सी बात है कि जो स्टेट को जो सेंटर की तरफ से जो फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, जो फाइनेंशियल चीज़ें मिलती हैं उसके अंदर जो कटौती की जा सकती है, उनको कम किया जा सकता है, वो सब कुछ क्या है सेंटर के हाथ में चला जाता है। उसके बाद इफेक्ट ऑन लाइफ ऑफ लोकसभा की लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और स्टेट असेंबली की लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले देखेंगे लोकसभा की लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो लोकसभा की जो टर्म है वो एक्सटेंड कर सकती है पार्लियामेंट ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी, यानी कि पार्लियामेंट लोकसभा की टर्म को इमरजेंसी के टाइम पर एक्सटेंड कर सकती है। कितने टाइम के लिए, 1 ईयर एट ए टाइम, बट इट कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड 6 मंथ्स आफ्टर द इमरजेंसी एंड्स। लेकिन इसको 6 मंथ यानी कि इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने के अंदर फिर से जो है सेम प्रोसेस से लागू करवाना पड़ेगा ताकि मतलब उसको इमरजेंसी कंटिन्यू करने के लिए। उसके अलावा मतलब 6 महीने के अंदर वापस से हमें जो है इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, जैसे ही इमरजेंसी जो है वो ख़त्म हो जाती है उसके 6 महीने के अंदर फिर से ही इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। सेकंड इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमारी स्टेट की जो असेंबलीज होती है उनकी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। द टर्म कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट इन द सेम वे एज द लोकसभा, यानी कि जैसे लोकसभा की जो टर्म है उसको हम एक्सटेंशन कर सकते हैं 1 ईयर एट ए टाइम, एक साल मतलब साल में एक बार, वैसे ही जो असेंबलीज है उनकी भी लाइफ को एक साल में एक बार बढ़ाया जा सकता है। और जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी वहाँ पर भी 6 मंथ के अंदर अगर टर्म जो है वो ख़त्म हो रही है वहाँ की असेंबली की, तो 6 मंथ के अंदर उसकी जो है वापस से इलेक्शन करवा लिए जाएंगे। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले आर्टिकल 358 क्या कहता है, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19। सो आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि आर्टिकल 19 जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन। मैंने आपको पढ़ाया था, यानी कि जब इमरजेंसी जो है एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब एक्सटर्नल इमरजेंसी घोषित की गई हो तो उस टाइम पर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जो हमें 6 राइट दिए गए हैं, जो हमें फ्रीडम दी गई है, वो 6 राइट्स के ऊपर जो फ्रीडम दी गई है वो उस टाइम पर सस्पेंड हो जाएगी। उसके बाद उसके अलावा गवर्नमेंट कैन मेक लॉज वायलेटिंग आर्टिकल 19, यानी गवर्नमेंट ऐसे रूल्स बना सकती है जो आर्टिकल 19 को वोट करे, यानी कि आर्टिकल 19 में आपको क्या मतलब क्या क्या दिया गया, जैसे बोलने की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ मूविंग हो गया, आप देश के किसी भाग में जा सकते हैं, फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन, यानी कि जो हमारे पास जो उसके अंदर जो राइट्स दिए गए हैं उसको रोकने के लिए मतलब कुछ लॉज ऐसे बना सकती है जो उनको वायलेट करते हों। उसके अलावा बट आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग आर्मी रिबेलियन, यानी कि इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पर भी आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड नहीं हो सकता, केवल एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम पर ही आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है। ये हमारा कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 358। वहीं आर्टिकल 359 क्या कहता है, सस्पेंशन ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि जब आर्टिकल जो इमरजेंसी जो है अंडर आर्टिकल 352 लगाई जाती है और
तो प्रेसिडेंट क्या है, अंडर आर्टिकल 359 एक नोटिस इशू कर सकते हैं, वो क्या होगा, द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव टू कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं राइट टू मूव टू कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि सारे फंडामेंटल राइट्स जो सस्पेंड नहीं होंगे, लेकिन हम उनको मतलब उनके एनफोर्समेंट के लिए जो है हम कोर्ट के अंदर नहीं जा पाएंगे, ये जो है आर्टिकल 59 बताता है। लेकिन यहाँ पर जो दो एक्सेप्शन दिए गए हैं, एक आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, अगर ये वायलेट होते हैं तो हम वो कोर्ट में जाकर इनको एनफोर्समेंट करवा सकते हैं। इनको किसी भी कंडीशन में आर्टिकल 20 और 21 को जो है वो मतलब इसको वायलेट नहीं किया जा सकता। उसके अलावा सिटीजन कैन नॉट अप्रोच कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ सैनिटरी राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यानी कि सिटीजन जो कोर्ट में नहीं जा सकते ड्यूरिंग इमरजेंसी कुछ राइट्स के ऊपर जो प्रेसिडेंट बताएंगे। एक तो आर्टिकल 19 तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जैसे ही इमरजेंसी लगती है। उसके अलावा अगर मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो वो आर्टिकल मतलब एक नोटिस में जो इमरजेंसी के उसमें वो बताएंगे कि ये आर्टिकल सस्पेंड किए जाते हैं, तो उन आर्टिकल को हम कोर्ट से जो है मतलब एनफोर्स नहीं करवा सकते इमरजेंसी के टाइम पर। तो जो ये आर्टिकल 20 और 21 का जो सेफ गार्ड दिया गया है, ये भी कौन से अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा दिया गया है। उसके अलावा देखेंगे कि देश के अंदर जो इमरजेंसी है जो कितनी बार लगाई गई है, तो 3 टाइम ऐसे आया है जब इमरजेंसी लगानी पड़ी है, 1962, 1971 और 1975 के अंदर जो है इमरजेंसी लगानी पड़ी है। तो 1962 के अंदर रीज़न क्या था, एक्सटर्नल एग्रेशन था। इवेंट क्या हुआ उस टाइम, साइनो इंडिया वॉर, यह हम सबको पता है कि जो चाइनीज़ और इंडिया की जो वॉर हुई थी वो हुई थी। प्राइम मिनिस्टर उस टाइम कौन थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे। डिक्लेयर्ड व्हेन चाइना अटैक्ड इंडिया, कब डिक्लेयर की गई थी, जब चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था 1962 के अंदर। इट कंटिन्यू इवन आफ्टर द वॉर एंडेड, कब कंटिन्यू कब तक रही थी, जब तक मतलब वॉर खत्म होने के बाद भी कंटिन्यू रही थी। इसकी ड्यूरेशन क्या थी, 1962 से 68, यानी कि और ये कंटिन्यू क्यों रही थी, क्योंकि आप सबको पता है कि 1966 में फिर से इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गई थी और उस टाइम पर कंडीशन जो टेंस भी थी 1962 की वॉर के बाद, तो इसको उस टाइम पर हटाया नहीं गया था, इसको 1968 में ही हटाया गया था। उसके अलावा 1971 में क्या हुआ था, एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण इमरजेंसी लगाई गई थी कि इवेंट क्या था, इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971, इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी जहाँ जब बांग्लादेश जो है अलग मतलब इंडिया की आर्मी ने बांग्लादेश बनाया था। उसके अलावा डिक्लेयर ड्यू टू वॉर विद पाकिस्तान, इट कंटिन्यू इवन आफ्टर द वॉर एंडेड, ये भी वॉर खत्म होने के बाद मतलब जो चलती रही थी, इसको एंड नहीं किया गया था। उसके अलावा देखेंगे थर्ड नेशनल इमरजेंसी जो वो कब लगाई गई थी, 2 मिनट दीजिएगा गाइस। थर्ड इमरजेंसी कब लगाई गई थी, 1975 के अंदर लगाई गई थी। रीजन क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसको अब रिप्लेस करके आर्मी रिबेलियन कर दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। उससे पहले क्या था, उसकी जगह पर आर्मी रिबेलियन लिखा हुआ था। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी। तो रीज़न क्या था इसका, रीज़न था कि उस टाइम पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें इंदिरा गांधी के चुनाव को जो है अवैध घोषित कर दिया गया था, तो उनकी मतलब उनकी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जा सकती थी, तो इस डर से उन्होंने उस टाइम पर क्या किया था, इमरजेंसी घोषणा कर दी थी, जिसके कारण, और घोषणा किस कारण की थी, इंटरनल एग्रेशन के कारण की थी। रीज़न ये था इंटरनल एग्रेशन। द 1962 emergency, 1971 emergency, both are in operation simultaneously until 1968। सॉरी, यहाँ पर कुछ गलती लग रही है। तो एक मतलब बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि जो 1971 में इमरजेंसी लगी थी और 1975 में इमरजेंसी लगी थी, वो कंटिन्यू रही थी 1977 तक, जब तक कि दोनों इमरजेंसी को हटा लिया नहीं गया था। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि दोनों इमरजेंसी 1977 में हटाई गई थी, उसके अलावा और कुछ भी मतलब अलग से इसमें नहीं बताया गया है। तो आप आई होप आप ये अलग से ऐड कर लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज हमारी जो नेशनल इमरजेंसी जो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी को कंप्लीट कर देंगे और हम इसके साथ हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक अलग से वीडियो बनाकर इसके जो PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो UPSC में हो, UPSC के पेपर जैसे CAPF या फिर हम UPSC सिविल सर्विस के भी क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जैसे NDA CDS होगा या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, वो इमरजेंसी के ऊपर जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन हम उस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ताकि आपको जो है हर एक टॉपिक मतलब इमरजेंसी प्रोविज़न का हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाए और
अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली जो है वो सोल्व कर पाएँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दृष्टिकोण चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल पर जो पूरा जनरल स्टडीज़ का सिलेबस फ्री में करवाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।